ठीक है, क्लास 12th का क्वेश्चन है। अब इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है कि आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। तो विभव तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो विभव किसी भी आवेश के कारण जो विभव है, यानी कि मान लो ये हमारा आवेश है Q और R दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर जो विभव का मान जो है वो कितना होगा, वो Q/R होगा। यानी कि K का मान कितना है आपका 4, 9 × 10⁹, और इसमें आवेश की मात्रा दे रखी है 4 × 10⁻⁷, और नीचे 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 9 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदल देता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, ये -2 -5 हो गया, तो ये आ गया आपका 4 × 10⁵ 5, 4 आ गया, ठीक है, वोल्ट। तो ये तो विभव का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब जो ये तो ए प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो ब प्रश्न है कि आवेश 2 × 10⁻⁹ कूलाम को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। क्या वह कार्य उस पथ पर निर्भर करता है जिसके अनुदिश उसे लाया गया है या नहीं। तो देखो, ऐसे सवालों में पहले कुछ छोटी सी चीज़ हम समझ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यदि हमारे पास दो आवेश है, एक Q1 है। एक बार ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक Q2 आवेश है, इन दोनों के बीच में दूरी क्या है, अनंत है। अगर दोनों के बीच दूरी अनंत है तो इनके बीच की मैं स्थितिज ऊर्जा क्या लिखूं? स्थितिज ऊर्जा, कोई भी दो आवेशों के बीच की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, KQ1 Q2, और उनके बीच की दूरी। चूँकि दूरी का मान कितना है, अनंत है, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, 0 होगा। ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि जब दो आवेशों के मध्य दूरी का मान कितना हो, अनंत हो, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, 0। अब आप देखिए कि किसी भी आवेश, अगर यहाँ पे एक धनात्मक आवेश है हमारे पास, तो हमें पता है कि धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो उससे बाहर निकलती हुई होगी, ठीक है। और यदि मैं कोई दूसरा आवेश है Q, उसको मैं लाता हूँ, मान लो Q आवेश हमारा यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इस Q आवेश को मैं लाता हूँ अनंत से, यानी कि स्थित कहाँ पे, अनंत पर। तो आप देखिए, ये भी आपका धनात्मक आवेश है, ये भी आपका क्या है, धनात्मक आवेश है। क्या इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। जब ये दोनों एक दूसरे से अनंत दूरी पर है तो इनके बीच में ऊर्जा का मान कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा। ये बात तो क्लियर है। अब आप सोचिए कि यदि मैं इस आवेश को इस Q आवेश से कुछ दूरी पर ले आता हूँ, यहाँ पे ले आया मैं सपोज, और इसको मैं जब लाया हूँ अनंत से जब मैं इसको लाया हूँ, तो ध्यान रखना, नगण्य गतिज ऊर्जा से लाया गया। इसका मीनिंग क्या है, हम हमेशा नगण्य गतिज ऊर्जा से क्यों लाते हैं? क्योंकि यदि इसमें गतिज ऊर्जा होगी, है ना, तो क्या होगा
कि उसके वेग में कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अगर वेग में बदलाव हुआ तो त्वरण की अवस्था पैदा होगी, तो उस समय गतिज ऊर्जा का मान भी हमें किसी बिंदु पर लिखना पड़ेगा। तो यदि हम अनंत से लाते हैं तो केवल और केवल अगर यदि हमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा की ही बात करनी है तो हमें गतिज ऊर्जा के मान को क्या रखना पड़ेगा, नगण्य रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके मान को भी हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम नगण्य गतिज ऊर्जा से लाते हैं। तो कोई भी आवेश को नगण्य गतिज ऊर्जा से कैसे लेके आया जाता है कि यदि मान लो कि इस बिंदु पर ये अब आ गया, तो इस स्थिति में इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा इसके ऊपर जो लगने वाला बल है, यानी कि ये आवेश कैपिटल Q पर लगाया गया बल स्मॉल q द्वारा है, क्योंकि ये तो आपका क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इसके ऊपर जो बल लग रहा है ये कैसा लग रहा है, प्रतिकर्षण बल है। क्या ये आवेश अपने आप इस आवेश के पास आ सकता है? तो बिल्कुल नहीं आ सकता। इसका मतलब इसको हमें यानी कि बाह्य बल के द्वारा इसे अनंत से इस बिंदु पर लाना पड़ेगा। तो बाह्य बल जो है उसका मान जो मैं ये कह देता हूँ कि ये बाह्य बल है, यानी कि बाहर का एक कोई व्यक्ति है वो इसे लेके आएगा, तो बाह्य बल का मान कितना होना चाहिए, क्योंकि इसका हमें वेग नगण्य रखना है। इसका मतलब बाह्य बल और बिल्कुल इसे नगण्य वेग से लेके आना है। तो हर एक स्थिति के अंदर इन दोनों बलों का परिमाण क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, और ये विपरीत है ही। जब इन दोनों का मान एक दूसरे के बराबर है और विपरीत है, इसका मतलब ये आवेश जो है इसका त्वरण तो होगा नहीं, यानी कि ये आवेश क्या होगा, त्वरित नहीं होगा। त्वरित नहीं होगा तो गतिज ऊर्जा का मान क्या रहेगा, नगण्य रहेगा। ठीक है, इसीलिए बाह्य बल का जो मान है वो हमेशा ही इस आवेश के द्वारा लगाए गए बल के परिमाण के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। अब आप देखिए, अब इसमें दो तरह के बल काम कर रहे हैं। एक तो ये बल है, तो इसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र का बल, और ये है क्या, बाह्य बल। अब आप देखिए, हम जो विस्थापन कर रहे हैं वो इसी दिशा में कर रहे हैं, यानी कि विस्थापन की दिशा भी क्या है, बल की दिशा में ही है। ठीक है, तो एक चीज़ और नोट करने वाली है, वो ये कि बाह्य बल एवं विस्थापन की दिशा क्या है, समान है। जब बाह्य बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो इसका मतलब बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य जो हमेशा ही ये क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और यदि हम देखें कि विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र का बल है, विद्युत क्षेत्र का बल एवं विस्थापन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अतः क्या कह सकता हूँ, जब ये विपरीत होते हैं तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विद्युत, इसका बल क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी कोई धनात्मक आवेश को धनात्मक आवेश के पास लाया जाता है तो वो अपने आप तो आ नहीं सकता। जब अपने आप नहीं आ सकता, इसका मतलब बाह्य बल के द्वारा लाया जाना चाहिए, और इसका हमेशा बाह्य बल का इस स्थिति में जो
कार्य है वो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और जब भी कोई भी बाह्य बल किसी भी सिस्टम पे, किसी भी निकाय पे खुद कार्य करता है या धनात्मक कार्य करता है, तो उस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ से एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि यदि किसी निकाय पर बाह्य बल के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल धनात्मक कार्य करता है तब उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, कम हो जाएगी, बढ़ेगी, है ना। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है, तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखें स्टार मार्क। तो अच्छा, दूसरा ये तो बात हो गई कि किस तरीके से हम पहचानें कि बाह्य बल का कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। अब ये जो स्थिति दी हुई है हमारे पास, अब इस स्थिति में देखते हैं कि हमारे पास दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक हैं। ये आवेश भी धनात्मक है, दूसरा आवेश भी क्या है, धनात्मक। अब दूसरे आवेश को जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें, ये आवेश है हमारा 4 × 10⁻⁷ और दूसरा आवेश है 2 × 10⁻⁹। तो ये आवेश भी क्या है, आपका धनात्मक है। कहाँ से लाया है इसे, अनंत से। क्या ये अपने आप अनंत से आ सकता था, नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि धनात्मक और धनात्मक आवेश दोनों के बीच में क्या होता है, बल, प्रतिकर्षण बल होता है। जब दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा तो इसका मतलब बाह्य जो सोर्स है, स्रोत है, उसे ही लाना पड़ेगा। और इनके मध्य दूरी कितनी है आपकी, 9 सेंटीमीटर है। तो जो भी बाह्य बल ने कार्य किया वो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या हो गया, बदल गया। इसीलिए बाह्य बल के द्वारा हमेशा जब भी कार्य किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाह्य बल का कार्य है वो किस में बदल गया, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। इसीलिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो कितनी होगी, तो हम लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा लिखो तो ये स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, ये मान लो क्या है, Q1, और ये क्या है आपका Q2। तो K Q1 यानी कि 4 × 10⁻⁹, Q2 यानी कि 2 × 10⁻⁹ और 9 × 10⁻²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं K का मान रखें तो K कितना है, 9 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻, ये 7 है,
ये 7 है, आप थोड़ा सही कर लें इसको। ये कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आपका मान आ गया 8 गुणा 10 की घात -5 जूल, ठीक है। तो ये है आपकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, क्योंकि ये स्थितिज ऊर्जा कैसी है, धनात्मक है। और यही स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है, यही है बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो एक बार आप देख ले, कोई कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -5, ठीक है। ये W वाट में गलत लिखा है, जूल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका उत्तर होगा, ये जूल में आएगा, ठीक है। ये और यही बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा, ठीक है।